नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और यहां पर हम आपके घर के सपने की बात हो, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात हो, आपके रिटायरमेंट की बात हो, सभी आर्थिक सपनों को पूरा करते हैं आपको बताकर सही और सटीक निवेश रणनीति। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। पेंशनर्स को मिली जबरदस्त खुशखबरी, मिलेगा गारंटी रिटर्न। जाने क्या है नया प्लान। एनपीए सब्सक्राइबर्स के लिए एक अच्छी खबर, कर्मचारियों के लिए निवेश पैटर्न बदलना हुआ आसान। जानेंगे क्या होगा इसका फायदा। पोर्टफोलियो में कब रखना चाहिए लार्ज कैप मिड कैप फंड, बेहतर रिटर्न के साथ कैसे मिलती है स्टेबिलिटी, बताएंगे आपको आज। साथ ही बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी हमसे अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9619873567। इस नंबर पर अपने सवाल लिखित रूप में भेजें। आप चाहें तो सवाल का वीडियो रिकॉर्ड करके भी हम तक पहुंचा सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम की, जहां पर रिटायरमेंट का कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हैं और उसमें भी कई सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप ये निवेश पूंजी जुटा सकते हैं। इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पीएफआरडीए के चीफ जनरल मैनेजर मोनू एमजी फुकौन सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आप अभी कोविड से उठे हैं, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए, दर्शकों को जागरूक बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू सर। जब भी पेंशन की बात आती है, रिटायरमेंट की बात आती है ना, हर कोई यही चाहता है कि आपके पास ज़्यादा रिस्क वाला निवेश ना हो। पेंशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए हर कोई स्टेबल निवेश चाहता है और ऐसा निवेश चाहता है जहाँ पर रिटर्न तो उसको ज़्यादा मिले लेकिन रिस्क कम से कम हो। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एनपीएस एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लचीला रिटायरमेंट प्रोडक्ट है जो पीएफआरडी ने यहाँ पर निकाला है, और इसमें लगातार निवेशक या इन्वेस्टर फ्रेंडली कदम उठाए जा रहे हैं इसको और लोकप्रिय बनाने के लिए। अब जो मामला सामने आ रहा है या जो बदलाव या एक और फीचर अगर मैं कह सकूं जो आप ऐड कर रहे हैं, वो है मिनिमम गारंटी रिटर्न का। ये एक नायाब फीचर है और कहीं ना कहीं एक पूरी रूपरेखा जो है एनपीएस की वो बदल जाएगी इस नए फीचर के जुड़ने के बाद। कब से लॉन्च होगा, क्या है ये फीचर, कुछ बताएं इसके बारे में। जो मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम है, ये हम लोग अभी ना इसकी सूचना को हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सारे चर्चा चल रही है। इसकी यही महत्वपूर्ण होगा कि जो एक्यूमुलेशन फेज रहेगा, जो भी निवेश करेंगे, जो भी योगदान होगा, उस योगदान को एक रिटर्न गारंटी करेंगे और इस योगदान को कुछ लॉकिंग पीरियड सिस्टम में रहेगा। अभी क्या है कि इसकी मार्केट लिंक रिटर्न्स है, जो भी निवेश हो रही है, जो सब्सक्राइबर की और जो एम्प्लॉइज है, उनकी चॉइस के हिसाब से इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, नहीं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है, निवेश होता रहता है। और ये निवेश जो है ये बाजार से जुड़ी हुई है। जो रिटर्न्स अभी हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्कीम लाए जहां में उनको एक एश्योर्ड रिटर्न मिले। यही सोचना, मतलब यही स्कीम हम लोग उसको तैयार कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न्स और गारंटी करना बहुत ही डिफिकल्ट है। जो मार्केट कंडीशंस है उसके लिए आपको जो गारंटी अमाउंट होगा, गारंटी कॉस्ट होगा, वो सब हम लोग उसको स्टडी करके ही एक स्कीम लाने की सोच रहे हैं। जी, जो कुछ पढ़ने में आ रहा है स्कीम के बारे में मोनू सर, वो ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं महंगाई और रुपए की अस्थिरता को संभालने या इसके ज़रिए जो इम्पैक्ट पड़ता है आपके पोर्टफोलियो में वो ना पड़े, इस बात को भी ध्यान रखा गया है। तो अब अगर और बारीकी से मैं इस निवेश के विकल्प को समझना चाहूँ तो ये क्या एक अलग तरह के प्लान की तरह लॉन्च किया जाएगा या जो अभी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि इक्विटी में आपको निवेश के ऑप्शंस मिलते हैं, उसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं इसको डाला जाएगा?
नहीं, अभी जो ऑप्शंस हम लोग के पास मतलब सब्सक्राइबर के पास है, इक्विटी है 75%, आपकी जो निवेश योगदान है उसको 75% इक्विटी में लगा सकते हैं मैक्सिमम, और बाकी 100% आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी लगा सकते हैं और 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी लगा सकते हैं, और 5% ऑल्टरनेट एसेट्स करके हमने एक ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा और एक ऑप्शन यही लाना चाहते हैं कि मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न होगा, ये दूसरी ऑप्शन होगी जहां पर आपको रिटर्न्स कुछ एक मिनिमम गारंटी मिलेगी। तो इसको हम लोग बहुत बारीकी से स्टडी कर रहे हैं कैसे ये हम लोग फुलफिल करेंगे, क्योंकि इसमें 2-3 चीज होती है। जो मार्केट लिंक रिटर्न्स है, अभी हम लोग का इक्विटी का रिटर्न है ओवर अ पीरियड, मतलब 13 साल 14 साल की रिटर्न जो है 12.5%, अराउंड 12.25, और बाकी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अराउंड 9.2 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 8.6। मैं 30 जुलाई की बात कर रहा हूँ, ये रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 13 इयर्स है। तो उसके मुकाबले हम लोग को कुछ कंपैरेटिवली ऐसे मिनिमम एश्योर्ड करना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव रहे, और इसकी जो कॉस्ट रहेगा, गारंटी कॉस्ट जो रहेगी उसकी सबसे कम रहे। तो इसी दोनों का हम लोग बैलेंस करके स्टडी करके इसको एक मतलब प्लेटफॉर्म में ला करके उसको ऑफरिंग करेंगे जो हम लोग को लगे कि ये अट्रैक्टिव भी रहे और सब्सक्राइबर्स को मतलब अट्रैक्ट करे। तो हम ये कह सकते हैं कि महंगाई जितनी भी हो उससे ज्यादा ही, इवन इफ शॉर्ट रिटर्न है लेकिन महंगाई से ज्यादा ही आपको मिल पाएगा। अभी तक हम लोग डिजाइन स्टेज में ही है। अच्छा। तो हमारी कोशिश है कि देखिए, जो भी रिटायरमेंट के लिए आप जब सेविंग्स करोगे तो क्या होती है कि रिटर्न्स जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो जमा पूंजी होगी उसकी नहीं तो वैल्यू कम हो जाएगी इफ आपका रिटर्न्स इन्फ्लेशन से नीचे है, इन्फ्लेशन रेट से नीचे है। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि इन्फ्लेशन के रेट जो रहती है उससे ऊपर 3-4% ज्यादा रिटर्न्स मिले, तो तभी आपकी बेनिफिट होती है और हमारी जो कॉस्ट कम है। तो इसीलिए आपको एक ज्यादा कॉर्पस मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। काफ़ी प्लानिंग स्टेज में आप हैं जैसा कि आपने कहा, लेकिन क्या बता सकते हैं कि इस स्कीम के तहत कहाँ निवेश किया जाएगा? क्या उसका खाका तैयार हुआ है या उस पर अभी सोच विचार चल रहा है? अगर आप मंथन कर ही रहे हैं तो कौन कौन से विकल्प चर्चा में हैं? देखिए, इसका हम सब जानते हैं कि इक्विटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबा समय के लिए इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेंगे तो ज्यादा रिटर्न्स मिलती है। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आएंगे, जो योगदान जो आएंगे वो लॉक इन पीरियड रहेंगे, एक पीरियड के लिए ही रहेंगे। मान लीजिए कि 5 साल 10 साल, तो उसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितना पीरियड के लिए पैसा आ रहा है। उसी हिसाब से हम लोग, क्योंकि गारंटी की बात आ रही है, तो हम लोग रिमेनिंग पोर्शन जो 100 जो मान लीजिए कि 100 रुपए आ रहा है, हम लोग 70% नहीं तो 75% डेट में लगाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एक प्रोपोर्शन लगेगा कि इसमें गारंटी मीट हो जाए, और बाकी जो एक्स्ट्रा परसेंटेज 20-30% रहेंगे उसको इक्विटी में निवेश करेंगे कि उसमें ज्यादा फायदा हो। मोनू सर, क्या मैं कह सकती हूँ कि दिवाली से पहले हम ये नया तोहफा PFRDA के जरिए आता हुआ देखेंगे एनपीएस में? हमारी कोशिश रहेगी जारी कि हम लोग इसको जल्द से जल्द निकालें, क्योंकि हम लोग लॉन्च करें, क्योंकि ये सबसे डिमांड भी है। हमारे एक्ट के अनुसार भी उसको ऑफर करना हम लोग की जरूरी है। अच्छा, एनपीएस में एक चीज़ तो ये देखी जाती है कि आप निवेश करते हैं तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपको एन्युटी खरीदनी पड़ती है और बाकी लगभग 60% आपका टैक्स फ्री होता है। आने वाले वक्त में क्या इसमें निकासी में कोई और बदलाव या टैक्स इम्प्लीकेशंस में कोई बदलाव लाने की संभावना, या इसको पूरी तरह से ही बनाने की संभावना या कोई काम? हमारा जो एनपीएस से जो मैच्योरिटी के प्रोसीड्स होते हैं 60% लमसम दिया जाता है, दैट इज मैक्सिमम, वो तो टैक्स फ्री है। और जितनी भी एन्युटी परचेज करते हैं, जितनी भी अमाउंट की, वो भी टैक्स फ्री होती है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम 40 है, मैक्सिमम आप 100% भी जो कॉर्पस है उसकी 100% भी एन्युटी खरीद सकते हैं। तो इसमें एक चीज है कि आपको जीएसटी नहीं लगती है, जीएसटी माफ है।
1.8% करेंटली एप्लीकेबल है। तो इसमें जब एनपीएस से एन्युइटी खरीदते हैं तो वो भी 1.8% छूट होती है इसका जीएसटी। प्लस जब एन्युइटी खरीदते हैं तो एन्युइटी इनकम इज टैक्सेबल, उसको इनकम में जुड़ जाती है। तो हमारे हमेशा ये प्रेयर रह रही है कि गवर्नमेंट के पास कि एन्युइटी जो इनकम आ रही है, व्हेन इट्स प्योर एन्युइटी में आपको आपकी जमा पूंजी कैपिटल प्लस रिटर्न्स दोनों मिल जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको सबमिशंस है कि इसको टैक्स फ्री भी करें, क्योंकि इनकम जो आ रही है एन्युइटी मतलब परचेज करने के बाद दैट इज ट्रीटेड एज एन इनकम। तो हमारी सबमिशंस गवर्नमेंट के साथ रही हुई है कि इसको भी टैक्स फ्री करें, क्योंकि आपकी कैपिटल भी वापस आ रही है इसमें। क्योंकि हम लोग बोलते हैं जब प्योर एन्युइटी रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आपको जब तक सब्सक्राइबर रहेंगे और पॉलिसी होल्डर एन्युइटेंट रहेंगे तब तक ये पैसा गारंटीड अमाउंट मिलते रहेंगे, हर एक पीरियड के बाद, महीने, क्वार्टरली, नहीं तो साल भर में एक बार मिलती रहेंगे। क्योंकि आपको बहुत कैपिटल प्लस अर्निंग्स भी मिल रहा है, कैपिटल शुड नॉट बी टैक्स ट्वाइस। तो हमारी ये सबमिशंस रही हुई है कि क्योंकि आपकी कैपिटल भी इंश्योरेंस कंपनी वापस दे रही है अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट, सो कैपिटल शुड नॉट बी अगेन टैक्स्ड। सर एक और चीज़ जो मुझे समझनी है, एनपीएस में आप जिस भी तरह की स्कीम या एसेट एलोकेशन का चुनाव करते हैं, इनको कितनी बार बदला जा सकता है? और मेरे ख्याल से एक नया मैंडेट यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को दिया गया है कि वो साल में शायद 2 बार से ज़्यादा ऑनलाइन तरीके से ही एसेट एलोकेशन का बदलाव कर सकते हैं। क्या इस पर आप कोई जानकारी दे पाएंगे? सरकारी एम्प्लॉयज का एक डिफॉल्ट स्कीम होती है, उसमें डिफॉल्ट स्कीम में वो कोई चॉइस एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऑप्शंस नहीं एक्सरसाइज करते हैं, तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है तीनों फंड मैनेजर के पास बांट जाता है। ओके। अब जो प्रोपोर्शंस है हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर रिटर्न्स के अच्छा। सो ऑलमोस्ट अराउंड 32, 33, 35% के हिसाब से तीनों फंड मैनेजर के पास बांट जाते हैं। कोई सब्सक्राइबर, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर अपना चॉइस एक्सरसाइज करना चाहते हैं, देन ही इज फ्री टू डू सो। तो उनके पास क्या होता है कि इक्विटी में लगा सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसकी हमने प्रोपोर्शंस प्री डिटरमाइन करके रखा हुआ है। उसमें होते हैं कि उनकी इक्विटी 50% ही लग सकती है मैक्सिमम। ओके। और नहीं तो हम लोग एक लाइफ साइकिल फंड बोलते हैं, उसमें इक्विटी 25% ही है मैक्सिमम। और थर्ड ऑप्शन है कि वो 100% अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकता है। जो हम लोग बोलते हैं कि 25% इक्विटी, 50% इक्विटी, ये दो स्कीम जो है इसका लाइफ साइकिल फंड बोलते हैं। इसका प्रोपोर्शन ऐसा रहता है कि 35 इयर्स तक आपका प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी 50% रहेगा, नहीं तो अथवा 25% रहेगा, और बाकी रिमेनिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहेगा। इसमें यही है कि उम्र के हिसाब से आपको ऑटो रिबैलेंसिंग होगा, इक्विटी घटता जाएगा और डेट पोर्शन बढ़ता जाएगा। मतलब क्या होता है कि 36 बर्थडे में ऑटो रिबैलेंसिंग हो जाती है। 50% इक्विटी में जो इक्विटी मैक्सिमम है, 36 बर्थडे में क्या होगा, 2% इक्विटी घट जाएगी और कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1% बढ़ जाएगी। तो अंत में 55 इयर्स में क्या होती है कि उनकी इक्विटी 10% ही रहेगा एक्सपोजर, और बाकी 90% डेट में रहेगा। और जो 25% इक्विटी जिसने सिलेक्ट किया हुआ है लाइफ साइकिल फंड में, उनकी इक्विटी 5% रहेगी 55 से 7 तक। वॉलेटिलिटी के हिसाब से वो होता है। और ये चॉइस जो है वो फंड मैनेजर को एक बार चेंज कर सकते हैं साल भर में। अच्छा। और जो एसेट एलोकेशन है 2 बार कर सकते हैं गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स। बट प्राइवेट सब्सक्राइबर्स जो नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स है, वो पेंशन फंड 2 बार चेंज कर सकते हैं, और एलोकेशन आप 4 बार चेंज कर सकते हैं। ओह, ओके ओके। तो ये नया लाया हुए हैं कि नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स को 4 बार एसेट एलोकेशन वो चेंज कर सकते हैं। और उसमें कॉम्बिनेशंस को लेकर कोई सख्ती, अगर आप 4 बार एसेट एलोकेशन चेंज कर सकते हैं, तो उसमें अमूमन ऐसा कुछ है कि इतना % इन्वेस्ट करने के बाद ही कोई कैपिंग है किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन है चेंज करते वक्त? नहीं, कुछ भी है नहीं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से, क्योंकि आपकी पैसा है। हम लोग मानते हैं कि जो इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट है, एनपीएस अकाउंट है, ये इंडिविजुअल का पेंशन अकाउंट है। उसकी तरह वो अपनी पूंजी को अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से लगा सकते हैं। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है। एक ही कैपिंग है, इक्विटी 75%।
उसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हम बदलाव की बात कर रहे हैं, एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, फंड मैनेजर बदलाव करने की बात कर रहे हैं, क्या ये सब ऑनलाइन किया जा सकता है? हाँ, ऑनलाइन कर सकता है। आप अपना जो यूजर आईडी होता है, जो अकाउंट नंबर होता है और पासवर्ड भी आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर में आपको आ जाएगा, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उसी में पासवर्ड आ जाती है और उसके जरिए आप लॉगिन करके उसकी एसेट लोकेशन चेंज कर सकते हैं, फंड मैनेजर भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास एक मोबाइल ऐप भी है, वो भी डाउनलोड करने से आपके उसी ऐप में भी आप बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों के लिए खासतौर से जो नोडल ऑफिसर की कोई परमिशन की ज़रूरत होती है, शायद अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, उसकी परमिशन की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या इस भी तरह को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपकी तरफ से? हाँ जी, हमने रिसेंटली देखा हुआ था कि बहुत सारे जो रिक्वेस्ट डाले हुए हैं एम्प्लॉयज ने, वो नोडल ऑफिसर ने ऑथराइज नहीं किया हुआ था। मतलब बहुत सारे पेंडिंग हो जाती है। उसी में हमने बोले कि क्यों उसकी खुद की अपनी पूंजी चेंज करना चाहते हैं तो वो सेल्फ ऑथराइज कर सकते हैं और नोडल ऑफिसर की उसकी कोई मतलब रोल नहीं है इसमें कि वो अपना पैसा अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से वो अपने चॉइस दे रहा है। तो इसीलिए हमने बोले कि वो सेल्फ ऑथराइज कर सकते हैं ओटीपी के हिसाब से, मोबाइल में आकर के वो ऑनलाइन ही खुद कर सकते हैं। तो क्योंकि उसी से हिसाब से हम लोग सिस्टम में चेंज कर देंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर एनपीएस में निवेश को लेकर तो हमें कई सारे सवाल आते रहते हैं, लेकिन लोगों को कई बार जो खाते हैं जिसको आमतौर पर हम टियर 1 टियर 2 अकाउंट कहते हैं एनपीएस के तहत, उसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन आता रहता है कि किस पर टैक्स लगता है, कहाँ पर पैसे डालने से टैक्स नहीं लगता है, किस में कितनी निवेश की लिमिट है। ये तमाम बारीकियां अगर आप हमको समझा सकें। टायर 1 में कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। टायर 1 टायर 2 में कोई जमा करने की लिमिट नहीं है। बट हमारी वही है कि नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम होना चाहिए। आप कभी भी कहीं भी जमा कितनी भी अमाउंट को जमा कर सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब आज आप डेली जमा कर सकते हैं थियोरेटिकली। टायर 1 में ही सब कुछ टैक्स बेनिफिट्स है, जो आपकी निवेश में भी है, कॉन्ट्रीब्यूशंस में है, उसकी जो रिटर्न्स है वो भी टैक्स फ्री है और विड्रॉल्स में भी ऑलमोस्ट इफेक्टिवली टैक्स फ्री है। 40% आप एनवीटी ले लेते हैं, 60% लमसम, दैट इज आल्सो टैक्स फ्री। टायर 2 जो रिप्लेसमेंट ऑफ जीपीएफ था, मतलब टायर 2 की हिस्ट्री है, बेसिक्स है कि ये टायर 2 इंट्रोड्यूस किया था वो क्योंकि जीपीएफ का रिप्लेसमेंट हुआ था। ये पहले वो सीपीएफ और जीपीएफ दोनों होती थी, तो जीपीएफ का वॉलंटरी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होता था वो टायर 2 ही रिप्लेस किया हुआ है। तो इसमें टैक्स बेनिफिट्स है नहीं, बट गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए टैक्स बेनिफिट है सिर्फ जमा करने के लिए 80C में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहती है, तो उसमें आपको 80C के अंदर बेनिफिट रहती है, मतलब डिडक्शंस मिलती है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स को, स्टेट गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स को भी नहीं मिलते हैं, नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स को नहीं मिलते हैं। और इसका लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स। और जो गेन्स होगी टायर 2 के जी, वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगी और टैक्स स्लैब के अनुसार उसको टैक्स लिया जाएगा। ओके। उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है जैसे म्यूचुअल फंड में होती है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होती है, इंडेक्सेशंस मिलती है डेट में, वो नहीं है इसमें टायर 2 में। तो इसके लिए हम कमीशंस दे के रखे हुए हैं कि गवर्नमेंट को टायर 2 को अट्रैक्टिव करने के लिए नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए हम लोग पैरिटी देना चाहिए कि म्यूचुअल फंड की शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए, और में इंडेक्सेशंस आना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, वैसे तो एनपीएस को लेके ढेर सारे सवाल हैं और मुझे लगता है कि अब लगभग हर हफ्ते ही आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेके जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आपको मैं विदा करूं उससे पहले एक सवाल, एनपीएस कितना किफ़ायती है? क्योंकि अक्सर लोग जब इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चुनते हैं ना, तो उसकी कॉस्टिंग पर उनका ध्यान जाता नहीं है। एनपीएस के मामले में कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? मुझे निवेश करने पर कितना देना होगा, कहाँ देना होगा, जरा ये बताएं। देखिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए उनको कुछ देना नहीं है, सिर्फ फंड मैनेजमेंट चार्जेस ही देना पड़ता है। और जो रिकॉर्ड कीपर होते हैं, हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, उनकी चार्ज लगती है। जो चार्जेस है साल भर में रिकॉर्ड कीपर लेते हैं अराउंड 57 रुपीज टू 60 रुपीज लेते हैं।
और वो जनरल पब्लिक के लिए भी एप्लीकेबल है। और बाकी जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, सबसे मैक्सिमम है 9 पैसा और सबसे नीचे है 3 पैसा। सो एवरेज आपको लगता है 4.5 पैसा से 5 पैसा लगता है। तो इस अमाउंट में कोई भी मतलब फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो इतने कम है, हमारे चार्जेस अराउंड द ग्लोब मतलब अराउंड द वर्ल्ड सबसे लोएस्ट कॉस्ट पेंशन स्कीम है। बिल्कुल। हम लोग का यही महत्वपूर्ण है कि हम लोग इसको कॉस्ट को इसलिए कम रखा हुआ है क्योंकि हमने काम को अलग अलग तरीके से बांट दिया हुआ है और एक ही वॉल्यूम्स के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग कम आती है, क्योंकि रिकॉर्ड कीपर सिर्फ रिकॉर्ड ही मेंटेन करता है, फंड मैनेजर सिर्फ फंड ही मैनेज करता है, डीमैट अकाउंट से डीमैट अकाउंट की कस्टोडियल सर्विस ही देता है, और जो बैंकर है वो सिर्फ हम लोग का ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करता है, मूवमेंट ऑफ फंड्स। तो इसीलिए हम लोग का सबसे मतलब सस्ता पेंशन प्रोडक्ट अराउंड द ग्लोब है। और इफेक्टिवली हमने इसको कॉस्ट कम रखने का यही महत्वपूर्ण होती है कि आपकी कॉर्पस जो है वो ज्यादा मिले, कॉस्ट आपको कॉर्पस को घटाएगा नहीं। सो इफेक्टिवली आप देखेंगे हमारे जो टोटल कॉस्ट आती है नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए अराउंड 0.20 पैसे, मतलब 0.20 डिप्स, मतलब 0.20%। चलिए, कंपैरेटिवली सस्ता है। बिल्कुल बिल्कुल किफ़ायती प्रोडक्ट भी है और साथ ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिहाज से रिटायरमेंट का आपका लक्ष्य एनपीएस के जरिए पूरा हो सकता है, बशर्ते कि आप इसमें समझदारी से और सही निवेश का जो तरीका है, पैटर्न है, उसका चुनाव करें, सही एसेट एलोकेशन का चुनाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुनव्वर सर, आपने समय निकाला, इतनी बारीकी से एनपीएस के तमाम प्रोडक्ट्स पर जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।